चलो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बाइफिकेशन करते हैं हम लोग, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं फॉर दी करंट फाइनेंशियल ईयर। अदरवाइज सारे एक्सपेंसेस करंट ईयर में ले लेंगे ना हम लोग, तो करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउन। इसलिए हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट बनाया कि जो एक्सपेंसेस सिर्फ करंट ईयर के लिए हो रहे वो करंट ईयर की इनकम से माइनस होंगे, हाँ है ना। और बाकी ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट अभी मोर देन ए ईयर मिलेगा, उसको हम पूरा माइनस नहीं करते, उसको कहां दिखा देते हैं हम, बैलेंस शीट के अंदर, और ग्रेजुअली क्या करते हैं हम उसको राइट ऑफ करते हैं। अब प्रॉपर डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन वेरियस एक्सपेंसेस एंड इनकम रिगार्डिंग देयर नेचर सो एज टू गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग, ताकि बेटा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को क्या मिल पाए, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाए while preparing of final account या financial accounts, expenses related to business operation for a particular accounting period must be from part of trading and account as they are of the revenue nature। क्या समझे इसका मतलब बेटा, बोल दीजिए एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितने भी इनकम और गेन रिलेट करते हैं उनको कहां पहुंचाएंगे हम, P&L में, जो सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा एक्सपेंसेस है जो इस करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट, जैसे परचेस ऑफ बिल्डिंग, सिर्फ करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं है, तो उस बिल्डिंग को कहां दिखा देते हम लोग, बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन करंट ईयर से बिल्डिंग का क्या रिलेट कर रहा है, करंट ईयर में जो बिल्डिंग को यूज किया और उसकी वैल्यू क्या कर दिया आपने, डाउन, उसका डेप्रिसिएशन, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन फिर हम लोग कहां पहुंचाते हैं, P&L अकाउंट के अंदर जाता है उसका, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेंसेस विच जनरेट बेनिफिट एंड रेवेन्यू फॉर मोर देन ईयर मस्ट बी कैपिटलाइज्ड एंड फॉर्म पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो सर ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट मोर देन ए ईयर मिलेगा, जिनका बेनिफिट मोर देन ए ईयर मिलेगा, जिनका नेचर कैसा है, कैपिटल नेचर है जिनका, उनको हम लोग कहां पहुंचाएंगे, बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगे वो, एंड लेटर वुड बी ट्रांसफर टू, एंड बाद में उनको धीरे धीरे कहां पहुंचाते हैं, वहां से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कहां पहुंचाएंगे बेटा, बोल दीजिए कौन सी ईयर में, इन द ईयर इन विच द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस इज एक्चुअली यूटिलाइज, मतलब सर कौन सी ईयर में कितनी कितनी उनकी वैल्यू कम हुई है, कौन सी ईयर में कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा है, उतना डेप्रिसिएशन लगा के बैलेंस शीट से वो अमाउंट उठा के कहां ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोगों ने बाइफिकेशन कर रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट है इसके बाद, the distinction between the capital and revenue expenditure और income is based on the few factors, कुछ फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इसका नेचर रेवेन्यू रहेगा या कैपिटल रहेगा। अच्छा पॉइंट है सर, समझते हैं। व्हाट कंसिडरेशन इज नीडेड इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, सर कौन कौन से फैक्टर है दैट नीड टू बी कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग वेदर इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन कौन से फैक्टर्स है, देखते सर। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस, सर नेचर ऑफ बिजनेस से फर्क पड़ता है। यस, क्या लिखा है बेटा, पढ़ना अंदर, कैटेगराइजेशन ऑफ एन आइटम कैन बी कैपिटल फॉर, सर एक आइटम एक एंटिटी के लिए रेवेन्यू है, वही आइटम दूसरी एंटिटी के लिए क्या हो गया, कैपिटल हो गया। सेम आइटम, क्या बोल रहा हूं मैं, एक आइटम एक बिजनेस के लिए क्या बेटा, बोलो जल्दी से, रेवेन्यू, तो दूसरे बिजनेस के लिए वही आइटम क्या बन जाता है, क्योंकि दोनों बिजनेस का नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। दिया एग्जांपल में, परचेस ऑफ मशीनरी इज जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर, पता ना बेटा ये चीज आपको, कहां दिखाते हैं इसको हम लोग, बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन सर वो बंदा जो सिर्फ मशीन में क्या करता है, डील करता है, ट्रेडिंग इन सच मशीन विल ट्रीट इट एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। वो सारे बिजनेस है जो किस में डील करते हैं, मशीनों में डील करते हैं, उनके लिए तो फिर क्या हो जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला पार्ट हो जाएगा, उन लोगों के लिए बनेगा क्या, ठीक है। तो ये एक बिजनेस के लिए क्या बन गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो दूसरे बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है रेकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस, इससे भी फर्क पड़ता है सर। रेकरिंग नेचर, रेकरिंग नेचर मतलब जो बार बार होता है, नॉन रेकरिंग मतलब जो कभी कभार होता है। एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियोडिक नेचर, रेकरिंग इन नेचर इज जनरली क्लासिफाइड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जनरली सर वो खर्चे जो हर साल होते हैं, सैलरी पेड टू वर्कर, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये रेकरिंग है, ये हर साल होते हैं। लेकिन बाइंग ऑफ बिल्डिंग,
परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ फर्नीचर जनरली रेयरली होते, कभी कभार करते हो, और दूसरा इनका बेनिफिट मोर देन ए ईयर भी मिलता है। इस कारण से इनको क्या बोला फिर हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला। रेकरिंग कि कितनी बार हो रहे, बार बार हो रहे तो रेवेन्यू, कभी कभार हो रहे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना। देखा यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर एंड व्हाइट वॉश ऑफ द बिल्डिंग। आपने व्हाइट वॉश करवाया किसका, बिल्डिंग का। बताओ कैसा नेचर है बेटा इसका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल। लिखा हुआ है टू बी डन periodically would be treated as a revenue expenditure, however if cost is incurred for extension of building will be treated as a capital expenditure। फिर से अगर आपने किसी बिल्डिंग पे व्हाइट वॉश करवाते ना, क्या बोलते हैं, व्हाइट सीमेंट है ना, करवा लेते हैं, या फिर उस पर कलर करवा रहे या पुट्टी करवा रहे, देन कलर करवा रहे हम लोग, ठीक है। तो सर ये कैसा नेचर है, सर हम तो वैसे तो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में आदमी एक बार कलर करवा लेता है ना, तो तब तक नहीं करवाता जब तक कि सारा कलर निकल के टाइल्स पे नहीं आ जाता है, ठीक है। जब तक कि घर में सारे बच्चे बहुत सारी क्या ना बनाते उसके ऊपर ड्राइंग्स ना बना दे, या जब तक कि हमारे घर में किसी की शादी ना आ जाए, कोई रिवाज ही नहीं है कि हर दिवाली पे क्या करवा ले हम, कलर करवा ले। ऑलमोस्ट लोगों की मैं बता रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा लग्जरी लोग हैं उनकी बात अलग है, ठीक है ना, वो कुछ 2-4-5% लोग हैं, ज्यादातर वो है। इसलिए कंपनियों ने भी पता आजकल कैसा पेंट बनाना शुरू कर दिया, नेरोलेक, एक बार करवा लो 5 साल की गारंटी, 10-10 साल की गारंटी दे रही है, तो फिर वहां तो सर वो क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसका बेनिफिट तो मोर देन ईयर मिलना है, लेकिन जनरल सेंस में ऐसा माना जाता है, जैसे फॉरेन वगैरह में जाओगे ना आप, तो वहां कलर निकलने पे कलर नहीं करवाते, वो बोर हो जाते हैं। क्या इसी बेडरूम में हम पिछले 6 महीने से सो रहे, यही कलर आंखों के सामने आता है, चेंज कराओ यार, तो नेक्स्ट 6 मंथ में फिर चेंज करवा लिया, नेक्स्ट फिर अरे घर तक चेंज कर देते वो, अरे बहुत रेली इसको मजा नहीं आ रहा है घर चेंज करते। हम लोग साथ ऐसा नहीं है ना, हम लोग क्या करते जनरली उसी को घिसते रहते हैं। तो इसलिए एक बेसिक कंसेप्ट है कि कलर ऐसी चीज है जो कि ईयरली बेसिस पे होती है। व्हाइट वॉश करवाते हैं हम कि नहीं यार घर फिर से एक शाइनिंग आ जाएगी, नया लगेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी लगेगी थोड़ी हम लोगों को, इसलिए करवाते हैं। तो ये कैसा एक्सपेंडिचर हो गया बेटा, रेवेन्यू, क्योंकि रेकरिंग नेचर का, ये फ्रिक्वेंटली होते रहता है। कुछ लोग तो साल में 2-2 बार करवा लेते हैं, इंटीरियर तो 2-3 बार चेंजेस हो जाता है बंगलों में, जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, पता नहीं चल रहा कहाँ कहाँ से आ रहा है, बस मैसेज आता है अकाउंट्स में कि 1 लेक यहाँ से, 5 लेक यहाँ से, 50 लेक यहाँ से। तो वो क्या करेंगे दिन भर फ्री बैठे, तो उनकी जो वाइफ घर में बैठी हुई है, उनके जो घर में बच्चे बैठे हुए ना, वो ये बोलते हैं पापा यार मुझे नहीं आ रहा, ये चेंज करवा दो, मुझे नहीं यार पापा ये चेंज करवा दो, ये कलर चेंज करवा दो, मेरे बेडरूम का कलर चेंज करवा दो। तो होता है ऐसा, एक्चुअल में होता है, ठीक है ना, रेकरिंग नेचर की चीज है। लेकिन क्या बिल्डिंग रोज चेंज होती है क्या, नहीं। बिल्डिंग में एक फ्लोर और बनाना हर साल बनता है क्या, नहीं, वो कभी कभार होने वाली चीज है। तो अगर आप एक्सटेंशन इन बिल्डिंग करो बेटा, क्या करो बोलो जल्दी से, एक्सटेंशन बिल्डिंग मतलब आपने उसके अंदर क्या कर लिया, एक फ्लोर ही बढ़ा लिया आपने उसके अंदर, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसका बेनिफिट मोर देन ए ईयर मिलेगा आप लोगों को, बनेगा क्या। चलो नेक्स्ट है सर, पहला समझ में आ गया, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो एक एक्सपेंडिचर, सेम एक्सपेंडिचर एक बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, तो वही दूसरे के लिए क्या हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, बनेगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है आपका, ये भी मैटर करता है, पढ़ते सर। पर्पस इज ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर फॉर ट्रीटिंग एक्सपेंडिचर एज अ कैपिटल और रेवेन्यू। इफ एनी एक्सपेंसेस इज इनकर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर एक्सपेंसेस कैसे इनकर्ड हो रहा है बेटा, रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ न्यू असेट्स, इंक्रीजिंग द लाइफ बियॉन्ड ओरिजिनल, improving the existing system, it would be a capital expenditures। समझे क्या बात को, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोला बेटा, बोलो जल्दी से। फर्स्ट क्या बोल रहा है, पहले तो अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रहा है तो क्या बोलेंगे हम उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा कैपिटल का बोलेंगे अगर वो खर्चा करने से क्या क्रिएट हो रही बेटा, हमारी कोई असेट्स क्रिएट हो रही है, और इंक्रीजिंग द लाइफ बियॉन्ड ओरिजिनल, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब जो हमारे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, लाइफ बढ़ा देती है, ठीक है ना, जिसका बेनिफिट मोर देन ए ईयर मिलना है, बताना चाह रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे हम उसको, ठीक है। तो इसमें 2 बाइफिकेशन हुआ सर, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खर्चा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो क्या क्रिएट कर रहा है, आपकी एसेट्स क्रिएट कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। किस पे डिपेंड करता है बेटा, बोले से ये पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, सर हमारा पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर तो असेट्स क्रिएट करना है, तो फिर क्या बोलेंगे हम उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर हमारा पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, डे टू डे एक्टिविटी को रन करने के लिए पैसा खर्च कर रहा हूं या कर रही हूं, तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, यस मोस्ट टाइम पीछे सर ये बाइफिकेशन देता है एक्चुअल में, तो इसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं।
If the expenses incurred results in increase in future benefit of the enterprises, it is said to be capital nature. And if future benefit recurring unchanged, then the expenses is revenue remain unchanged, then expenses is revenue expenditures. क्या बोला भाई, दो चीज क्या है ये? अगर हमने पैसा खर्च किया, सुना इधर, अगर हमने पैसा खर्च किया और उससे फ्यूचर में क्या बढ़ जाती है, अगर हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, अगर हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नोट कर लो भले सर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर अर्निंग कैपेसिटी क्या रहती है, अगर हमारी रिमेन दी सेम अनचेंज्ड, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम उसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और यही होता है, जैसे महतपुर फाला क्या करता है बेटा, बताए, एक और बिल्डिंग परचेस कर लेता है, तो एक बिल्डिंग में कितना फर्नीचर रख पाएगा वो? दो बिल्डिंग हो गए तो ज्यादा फर्नीचर रख पाएगा, ज्यादा स्टॉक रहेगा तो माल भी ज्यादा सेल कर पाएगा, ज्यादा सेल करेगा तो ज्यादा रेवेन्यू तो ज्यादा प्रॉफिट, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना। लेकिन महतपुर फर्नीचर वाला जो फर्नीचर बना रहा है ना, एक ही बिल्डिंग है, एक ही शोरूम में, वर्कर चेंज कर रहा है बस, और क्वालिफाइड वर्कर लेकर आ रहा है, क्या दिखाने के लिए? फर्नीचर दिखाने के लिए, है ना, कि वर्कर का एक्सपेंसेस बढ़ा लिया नेसेसरली आपने। उससे मुझे बताना, 4 एसी की जगह उसने 5 एसी लगवा दी, उससे बताना क्या उसके रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है क्या? उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या? उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ेगी उससे, जो बेसिक खर्च कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है आपका, अर्निंग कैपेसिटी थोड़ी ना बढ़ी क्या? अर्निंग कैपेसिटी तब बढ़ती जब आप क्या बढ़ा लेते हो, उसकी स्टॉक कैपेसिटी, है ना, उसके लिए बिल्डिंग परचेस करना पड़ेगी, या फिर मशीनें खरीदो जो ज्यादा से ज्यादा क्या बना के दिए आपको? फर्नीचर बना के दिए, तो वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। ये एक्सपेंसेस बढ़ा लोगे ना, वर्कर की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ना, तो इनसे क्या नहीं होने वाला है, आपका अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, इनसे अर्निंग कैपेसिटी सेम रहेगा आप लोगों का, ठीक है क्या। नेक्स्ट, आगे क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, क्या लिखा बेटा? ये मेटर्निटी सुना सुना लग रहा है सर, पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, जूम पे चल रहा है क्या बेटा ये? चलो, क्या लिखा है इसमें? द कंसेप्ट ऑफ मेटर्निटी कम्स इनटू ऑपरेशन व्हाइल डीलिंग विद द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ लो वैल्यू, ठीक है क्या। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेस ऑफ, क्या लिखा बेटा? पेन ड्राइव, calculator, CD, etc. Although quality for capital expenditure due to nature of transaction, but still they are treated as a expenses and debited in the profit and loss account. मतलब सर, भले आपने पेन ड्राइव खरीद ली, बेनिफिट तो उसका मोड़ देने ईयर मिलेगा, भले आपने सीडी डीवीडी और कुछ आइटम खरीद लिया, छोटा गैजेट्स है ना, कैलकुलेटर, बेनिफिट तो मोड़ देने। कभी आपने किसी बैलेंस शीट में लिखा हो देखा मशीनरी के तरफ में कि मशीन में हमने कैलकुलेटर भी ले रखा है 200 रुपए का, और धीरे धीरे हम उसको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा के। क्यों नहीं करते सर? क्योंकि 200 रुपए हमारे लिए मटेरियल नहीं है, वो पूरे 200 रुपए अगर एक बार में भी माइनस कर दोगे ना आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो आपको पता है क्यों, नेचर कैसा है उसका, कैपिटल है, मतलब इस पे भी डिपेंड करता है सर, मटेरियलिटी पे। तो बहुत बार जब हम बाइफिकेशन करते हैं ना कि ये एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या रहेंगे, रेवेन्यू, ये एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या रहेंगे, कैपिटल, उस टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कि अमाउंट मटेरियल है या नहीं। वही तो बोला था मैंने ऊपर आपको, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है सर पूरा का पूरा। मुझे बताओ, अगर अंबानी जी ने, है ना, अंबानी जी है, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस चला रहे वो, अगर उन्होंने कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, छोटा सा फैन लगवा दिया 2000 रुपए का, इस फैन का बताओ वैलिडिटी क्या है, 1 साल है क्या? रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर भाई। लेकिन मेरे जैसा आदमी जो छोटे लेवल बिजनेस कर रहा है, मैं तो बैलेंस शीट में डालूंगा उसको, कहाँ पे, मशीनरी के अंदर, और इस फैन पे धीरे धीरे क्या लगाऊंगा। लेकिन अंबानी जी चाहे ना तो रिलायंस कंपनी एक ही बार में पूरा फैन का पैसा कहां से माइनस कर देगी, P&L अकाउंट से, क्योंकि उनके लिए अमाउंट मटेरियल नहीं है। क्योंकि 2000 का फैन है सर, 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 200 माइनस करेंगे, उनका रेवेन्यू ही 200 करोड़ का है, तो 200 करोड़ में से आप 200 रुपए माइनस कर दो या 2000 माइनस कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा अमाउंट है ना, ये तो पॉइंट्स में रहता है ना, तो राउंड ऑफ कर देते उतना, तो वो रिकॉर्ड में दिखाते भी नहीं है, मतलब उनके लिए अमाउंट क्या हो गया, ई मटेरियल हो गया। क्या ये तो पता है हमने मटेरियलिटी कंसेप्ट,
पढ़ा था मटेरियलिटी कंसेप्ट कि एक ट्रांजेक्शन एक बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, मटेरियल, तो वही ट्रांजेक्शन दूसरे के लिए क्या हो जाता है बेटा, ई मटेरियल। तो जिस बंदे के लिए वो ट्रांजेक्शन ई मटेरियल है ना, अगर वो उसको कैसे भी रिकॉर्ड कर ले या रिकॉर्ड ना भी करे तो हम उसको फ्रॉड नहीं बोलते, हम ऑडिट में उसको स्क्रूटनी में नहीं लेते कि भैया आपने फ्रॉड कर दिया, आपने इसको गलत जगह दिखा दिया, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, लेकिन आपने टैक्स बचाने के लिए पूरा कहां से माइनस कर दिया, पिंडल से माइनस कर दिया ताकि आपका प्रॉफिट क्या आए, कम आए। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, बोलो जल्दी से बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है, वो मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए मटेरियल है या नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, रिलायंस कंपनी अगर कोई 50 करोड़ की मशीन खरीदती तो 50 करोड़ की मशीन तो सर रिलायंस के लिए भी क्या है, मटेरियल है ना। कहाँ दिखाएगी उसको, वो बैलेंस शीट में दिखाएगी, वो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रही है। तो यार वो भी मशीन है, ये भी मशीन है, मशीन का डेफिनेशन क्या है समझ में आ रहा ना, है तो ये भी मशीन, बेनिफिट तो इसका भी मोर देन ईयर मिल रहा है आपको, लेकिन इसको कहां से माइनस कर रहे हो आप, पेंडल से माइनस करो, क्योंकि ये छोटा अमाउंट है, ये हमारे लिए मटेरियल नहीं है। लेकिन वो गणेश चाय वाला जो नीचे चाय की गुमटी लेके बैठा हुआ है, उसके लिए तो छोटा सा अमाउंट कुछ लेके आता ना, अगर कॉफी बनाने के लिए वो छोटा सा मग भी लेकर इलेक्ट्रॉनिक 2000 का, वो भी उसके लिए क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसको तो एक साल से ज्यादा सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा। तो वो गणेश चाय वाला ये नहीं समझता है क्या, ये तो अपना एक ही साल का खर्चा है, एक ही साल की इनकम में से उसको माइनस नहीं करता है, वो 200 रुपए करके माइनस करता है कि चलो ये 10 साल तक चलेगा, चलो ये 5 साल तक चलेगा, इसका बेनिफिट मोर देन ईयर मिलेगा। क्योंकि बिजनेस छोटा है सर, कमाता है दिन के 500 रुपए, वो ज्यादा अर्निंग नहीं है, पूरा अमाउंट एक साथ माइनस करेगा ना ऐसे छोटी छोटी चीजों के, तो लॉस में चले जाएगा। तो उसके लिए 2000 मटेरियल है, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन के लिए वो 2000 मटेरियल नहीं है। तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, बोलो मटेरियलिटी के ऊपर, कि ट्रांजेक्शन आपके लिए मटेरियल है या नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, तो अटक जाते हो आप बहुत बार। इसलिए छोटी छोटी चीजें ना, जो एग्जांपल दिया मैंने, ये बहुत बेस्ट है, और बच्चे आए दिन पूछते डाउट्स में कि सर एसएलपी कैलकुलेटर है, वो तो 200 का आ रहा है, और वो तो चलता है 5-5 साल तक चलता है, तो क्या कैलकुलेटर पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता है क्या। और बहुत सारे जितने भी रिलायंस कंपनी है, इतने सारे वर्कर इनके पास में, हर वर्कर क्या लेके बैठा हुआ है हाथ में, कैलकुलेटर। आप चले जाओ सारे शोरूम्स पे, लेकिन एक भी कैलकुलेटर की एंट्री आपको उनकी बैलेंस शीट में, चेक कर लो मशीन के अंदर, मशीन का बाइफिकेशन नोट्स तो कम देखना कौन कौन सी मशीन है, ठीक है, पता चलेगा कैलकुलेटर तो लिया ही नहीं उन्होंने। फिर कहाँ गया, बोले इसको तो हमने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल दिया था। कहाँ पे डाल दिया, नाम तक भी नहीं लिखा होगा कि एक्सपेंसेस फॉर कैलकुलेटर, इतना छोटा अमाउंट है, नाम भी लिख सकते एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस में भी बड़े नाम लिखते हो, रेंट बड़े अमाउंट पे जाता है, सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, ये छोटे खर्चे जो है ना, पेन पेंसिल स्टेशनरी के, ये सब कहाँ चले जाते हैं उनके, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का नाम से पीएनएल में चले गया पूरा का पूरा, कैलकुलेटर है ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर। क्यों नहीं समझ गया ना, क्योंकि उस बिजनेसेस के लिए, उस बिजनेसमैन के लिए वो अमाउंट बहुत क्या है, छोटा है, मटेरियल नहीं। मटेरियल मतलब होता है इंपोर्टेंस नहीं रखता है उतना, मतलब वो यूजर्स के, मैं बोल रहा हूं बेटा, वो यूजर्स के या वो इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो मटेरियल मतलब क्या, क्या डेफिनेशन है मटेरियल की, तो सर ऐसा अमाउंट जो आपके यूजर्स को, आपके इन्वेस्टर को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को के डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना करे। अगर बैंक वाला देख के बोलते हैं गणेश वाले भाई ये क्या किया तूने, पूरा 2000 का मग यहाँ से माइनस कर दिया, पूरी इनकम क्या कमा ली तूने, कम, ये तो गलत है, मतलब डिसीजन को क्या कर रही है, वो इन्फ्लुएंस कर रही है। तो फिर क्या हो जाएगा, उसके लिए मटेरियल ट्रांजेक्शन है वो, ध्यान रख उसको ठीक से बाइफिकेशन कर, रेवेन्यू तो रेवेन्यू मान, कैपिटल है तो। लेकिन अगर इतना छोटा अमाउंट है, बिजनेस बड़ा है आपका, आप चाहो तो रेवेन्यू मान लो, आप चाहो तो कैपिटल मान लो, इट्स अप टू यू। आई बात समझ बेटा, खत्म, बस इतने ही फैक्टर थे, इन पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। बन जाएगा क्या, बताओ पहला कौन सा था अपना, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है ना। तो क्या पढ़ा बेटा इसमें हम, कि एक बिजनेसमैन के लिए क्या हो सकता है, बोलो जल्दी से, ये एक बिजनेसमैन के लिए क्या हो सकता है, ये मटेरियल, वही दूसरे के लिए क्या हो सकता है, ये ई मटेरियल हो सकता है। नेक्स्ट, रेकरिंग नेचर, बार बार हो रहा है अगर तो, और कभी कभार हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, अगर पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर आपका क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करना सिर्फ उस पैसे को, तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना आपकी, आपका रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है मोर देन ईयर, आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, क्लियर है सर, ये भी सेम ही ऑलमोस्ट रिलेटेड पॉइंट है सारे। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपका रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे इंक्रीज नहीं होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मटेरियलिटी, अगर ट्रांजेक्शन आपके लिए क्या है, मटेरियल है, तो फिर क्या करोगे, आप उसको रिकॉर्ड करोगे एज पर रेवेन्यू या कैपिटल। लेकिन अगर वो अमाउंट इतना छोटा है जो आपके लिए मटेरियल, तो पूरा ही रेवेन्यू मान लो ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जनरली उसको पूरा रेवेन्यू मान लेते हैं हम लोग। फिनिश। चलो ये दे रखा है यहाँ पे, व्हाट आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पढ़ लो बेटा जल्दी से, क्या लिखा हुआ है।
पढ़ा क्या? हाँ बेटा, हाँ मैं सेंड करा दूंगा आज, आप दे दूंगा। तो सर को दे दूंगा, ग्रुप बना है क्या आप लोगों का? ये तो सर मुझे उसमें ऐड कर लेंगे, सर को दे दूंगा तो फॉरवर्ड करेंगे सर उसको एक बार आपको, है ना? देखो बेटा, क्या पढ़ा आपने? कैपिटल एक्सपेंडिचर, सर ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मोर देन ईयर मिल रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट करने में क्या कर रहा है, हम लोग को हेल्प कर रहा है, वही सारा लिखा हुआ है क्या, है ना? जिसका बेनिफिट विद इन ईयर हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जल्दी से बोलो बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑन डे टू डे ऑपरेशन, पढ़ा था हम लोगों ने, वही है सर जिसका बेनिफिट विद इन ईयर मिल जाता है। चलो हो गया खत्म, आ जाओ जल्दी से यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है भाई, ये बताओ आप तो। फर्स्ट बताना बेटा, क्या लिखा है फर्स्ट? फर्स्ट बताना, पीछे फर्स्ट वाला जल्दी बताओ। सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस फॉर 60,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000, बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर है? या सर एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, दूसरा कैपिटल है, कैसा नेचर है? दोनों? पक्का? क्यों सर? सेकेंड हैंड मशीन भले खरीदी हम लोगों ने, लेकिन उसका बेनिफिट तो मोर देने। और जो इंस्टॉलेशन चार्ज है ना, क्या हर साल लगता है क्या? एक बार लग गया, बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक कि मशीन चलेगी, मतलब मशीन के साथ अटैच हो गया। इसलिए इंस्टॉलेशन चार्ज किस में ऐड कर देते हैं हम? उसकी कॉस्ट के अंदर ही ऐड कर देते हैं हम लोग। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सेकंड क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन फॉर ऑफिस ऑफ द सीईओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट 50,000 स्पेंड ऑन temporary hut necessary for construction of apartment which were demolished after the completion of the construction work। देखा है ऐसा कुछ? क्या मकान बनता है तो वर्करों के लिए अपन हट बना देते हैं, वो लोग रहते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसको क्या कर देते हम लोग? डिमोलिश कर देते। बताओ क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? पक्का? क्योंकि हर साल बनती है, हर साल बनती है। सुना, हर साल बनती है हमारे घर के बाहर, हर साल बनेगी हमारे घर के बाहर। नहीं, कब तक बने रहेगी? जब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन उस हट को बनाने में क्या आता है? कुछ खर्चा आता है। कौन देता है? कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब से देता है? नहीं, जो हमारा मटेरियल आता है ना, उसी मटेरियल से वो क्या बना देते हैं? हट बना देते। ब्रिक्स वगैरह लगा दी, ऊपर कुछ टीन एक दो लिया है, हमसे मंगवाते, पेमेंट हम ही करते, टीन लगा दिया, एक छोटा सा गेट लगा दिया, और वो हो गया वर्कर को रहने के लिए। एक हल्का सा टेम्परेरी मीटर लगता है, लगवा देते बाहर, जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा, उसके बाद उसको तोड़ के फेंक देते। मटेरियल किसका वेस्ट हुआ? हमारा। वो खर्चा किस चीज के लिए हुआ? बिल्डिंग बनाने में। बिल्डिंग का फायदा कब तक मिलेगा? मोर देन ईयर। तो जो खर्च किया उसका फायदा भी कैसा हो गया? फॉर मोर देन ईयर। तो कैसा एक्सपेंडिचर हो गया वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये तो देखो सेम ऐसा हो गया ना। तो इंस्टॉलेशन चार्ज कि मैं जनरेटर लेकर आया, जनरेटर जैसे स्टार्ट करोगे ना बेटा, वो डांस करने लग जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, पता लगा पड़ोस के घर में चले गया वो डांस करते हुए। तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको इंस्टॉल करवाते। आपने देखो जो नए जनरेटर आते हैं ना, प्रॉपर कॉन्क्रीट का एक बेस बनता है ना, अंदर से स्क्रू निकलते बड़े वाले, उन पे क्या हो जाते हैं? वो फिट हो जाते हैं, साउंड प्रूफ आने लगे। तो एक तो वाइब्रेशन भी नहीं करेंगे वो, दूसरा साउंड भी जनरेट नहीं करते बहुत ज्यादा। नए वाले जनरेटर है ना, पुराने वाले नहीं। उनको इंस्टॉलेशन में क्या आ रहा है? पैसा खर्च हो रहा है। क्या बेटा वो खर्च हर साल कर रहा हूँ क्या मैं? तो एक ही बार किया मैंने, लेकिन एक बार इंस्टॉल करवा दिया ना, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा कब तक काम आएगा? जब तक वो जनरेटर चलेगा। इसलिए मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला। तो इंस्टॉलेशन भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो फिर ये हट भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि आपने एक बार हट बना ली, हट ने आपको हेल्प की ना क्या करने में? बिल्डिंग बनाने में। वहां पे जो भी गार्ड वगैरह रहता था, वर्कर रहते थे वहां पे, तो उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा अपने? जब तक बिल्डिंग है। बिल्डिंग बनाने में उसने हेल्प की, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है। ये बाइफिकेशन जरूरी। नेक्स्ट क्या इसके बाद में? नेक्स्ट नेक्स्ट कंपनसेशन पेड टू वर्कर ऑप्टेड फॉर वीआरएस ऑफ ₹5 करोड़। अरे ये क्या हुआ सर?
वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, बहुत बार वर्कर क्या होते पता है, जो जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में चलती है कि वर्कर ठीक से काम नहीं करते, तो उनका हमको बुलाते जरा भाई तू तो काम छोड़, बोले ऐसे कैसे केस लगा दूंगा, अरे तेरी जितनी सैलरी बची ना, जितने साल बचे भी तेरे 10 साल बचे, लेकिन चूंकि आपकी क्या हो गई, बहुत ज्यादा एज हो गई है, दिमाग चल नहीं रहा है, फालतू हमारा मैनेजमेंट क्या कर रहे हो यहाँ, डिस्टर्ब कर रहे हो, हम पैसे के लिए नहीं भगा रहे, पैसा तो हम आपको दे रहे, एक झोली लाते उसमें सारा पैसा डालते, जो लाइफ बची थी ना 10 ईयर की उसका पूरा वो झोली पकड़ा देते, ले जा भाई का जा, खुशी खुशी पैसे के लिए आ रहा था ना, तू घर बैठ, तुझे काम नहीं करने का पैसा दे रहे हैं, लेकिन तेरी जगह कोई इफेक्टिव एम्प्लॉय बैठेगा तो कम से कम काम तो करेगा, इसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम चलती है, बहुत बार एम्प्लॉय खुद अपने से मांगता है तो उसमें वीआरएस देते हैं हम लोग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बोल जल्दी से, हाँ देखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, बट ड्यू टू यूज अमाउंट टू बी डिफर्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, वैसे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, क्यों, क्योंकि ये हर साल एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, कोई ना कोई एम्प्लॉयज तो हमारे पास आते ही रहता है, क्या लेने के लिए, ये अमाउंट मांगने के लिए, लेकिन अगर आपकी कंपनी में ऐसा रेयरली होता है तो आप चाहो ना तो इस अमाउंट को बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हो और ग्रेजुअली भी क्या कर सकते हो, उसको आप राइट ऑफ कर सकते हो, आपको डिपेंड करता है, मैं बोल रहा हूँ ना किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे, तो फिक्स थोड़ा ना है कि 100% यही डेफिनेशन रहेगी उस चीज की, ठीक है, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट पढ़ना जल्दी से, कस्टम ड्यूटी ऑफ 18,000 पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, बता दोगे तो, फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट्री, मशीन इंपोर्ट करे हुए हम लोगों ने, जब तक मशीन रहेगी तब तक उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है ना, अरे हमने कंसेप्ट पढ़ा है फिक्स असेट्स को, फिक्स असेट्स को ये पढ़ा है क्या, पुट टू यूज तक लाने में जितना भी पैसा खर्च होता है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता है, आए पास समझ में, तो पुट टू यूज तक का जितना भी क्या होता है बेटा बोलो जल्दी से, एक्सपेंस होता है ना उसको हम प्लस कर देते हैं, किसके अंदर, कॉस्ट के अंदर हम लोग प्लस कर देते हैं, तो पुट टू यूज मतलब समझ लो आप, अगर मशीन लाए उसको चेक करने के लिए बार बार आपको उसमें डीजल पेट्रोल डालना पड़ रहा है ना, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत बार रॉ मटेरियल डालते हैं, हम देखे ठीक से बन के निकल भी रहा है कि नहीं, रॉ मटेरियल भी क्या होता है बहुत बार वेस्ट होता है, 3-3 दिन तक मशीनों को टेस्टिंग पे लगाते हैं हम लोग, और उनसे टी शर्ट और शर्ट्स बनाते हैं, लेकिन वो कैसी बनाती है, डिफेक्टिव शर्ट टी शर्ट, क्योंकि उनकी प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाती, फिर उनको प्रॉपर सेट करते हैं, उसके बाद में प्रॉपर प्रोडक्ट निकलना शुरू होता है, तो जब तक जितना वेस्ट किया ना लास्ट 2 डेज में आपने, वो भी उसमें किस में ऐड कर देते हैं हम, उनकी कॉस्ट तक में ऐड कर देते हैं, भाई उसको पुट टू यूज तक लाने में जो भी पैसा खर्च करना पड़ा ना आपको, टेस्टिंग में, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेशन में, सारा काम कर दो उसके अंदर ऐड कर दो आप, ठीक है, नेक्स्ट, रिपेयर ऑफ 15,000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस, ओहो ये क्या है सर, रिपेयर लिखा हुआ है तो कैसा है, क्लियर है क्या, अगर आप नॉर्मल रिपेयर्स करवा रहे हो ना ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेगा, लेकिन जैसे वर्ड मिल जाए हमको क्या, मेजर रिपेयर, क्या लिखा हुआ मिल जाए आपको, मेजर रिपेयर, या फिर मशीनरी का क्या करवा लिया आपने, ओवरहोलिंग, क्या बोलते हैं हम, ओवरहोलिंग, उसका इंजन ही खुला के फिर से आपने बनवा लिया उसका, तो कैसा एक्सपेंडिचर हो जाता है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है वो आपका, ठीक है, पढ़ना रिपेयर लिखा बेटा, चेंजेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, as they are incurred for maintenance and not for the improvement of the assets, तो इसको हाईलाइट कर लो कि सर ये मेंटेनेंस के लिए होता है ना कि इंप्रूवमेंट ऑफ दी असेट्स के लिए, दोनों वर्ड ध्यान रखना आप, जब आप पैसा खर्च कर रहे हो और उससे अगर क्या होता है इंप्रूवमेंट इन असेट्स हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस कर रहे हो आप लेकिन वो नॉर्मल किसके लिए है, मेंटेनेंस के लिए है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कार का एग्जांपल दिया था, हर साल सर्विसिंग करवाते हैं, वो नॉर्मल मेंटेनेंस का पार्ट है, लेकिन कार आपने लास्ट 5 ईयर रन कर रहे हो, इंजन क्या हो गया उसका खराब, या तो कार को क्या करते बेटा हम लोग फेंक दे, सेल कर दे, इंजन खराब हो गया तो, या फिर उसका इंजन क्या करवा ले हम लोग, रिपेयर करवा ले, तो वो ओवरहोलिंग ऑफ इंजन होता है, नॉर्मल रिपेयरिंग नहीं होगी, इंजन पूरा खुलेगा, नए पिस्टल्स उसमें फिट होंगे, इंजन बनेगा, फिर आपकी कार फिर से चलने लगेगी, कितनी 50,000 किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर, नेक्स्ट 5 ईयर तक फिर चला सकते हो, तो जो पैसा आपने इंजन बनाने में खर्च किया ना उसका फायदा 1 साल तक मिलेगा या आने वाले 5 साल तक, तो कैसा एक्सपेंडिचर है वो, कैपिटल, लेकिन जो बेसिक सर्विस कराता हूँ मैं कार की हर 10,000 किलोमीटर चलाने पे, उसका बेनिफिट तो विद इन ईयर ही मिल जाता है, भले 10,000 किलोमीटर कार मत चलाओ सर, सर्विसिंग तो हर साल करवानी पड़ती है, व्हिच एवर इज लेस का कंसेप्ट चलता है, या तो 2 महीने में कार को आपने 10,000 किलोमीटर चला ली, फिर से क्या करवाओ सर्विस, एवरी 10,000 किलोमीटर पे कार की सर्विस होती है, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं ना सोसाइटी में घर के बाहर रखने के लिए कार ले आते हैं, गली में उसको बिल्कुल ऐसे क्या करते थे, कवर कर देते पूरी बांध के चारों तरफ से, ठीक है, फिर कुत्ते आते हैं उनके कवर खींचते, बाकी यूज नहीं होती कार रखी हुई है, वो पूरे हार्डली पूरे साल में 1,000 किलोमीटर भी नहीं चलती है,
लेकिन जैसे 1 साल कंप्लीट होते ना, वो शर्मा जी अपने कार निकाल के कहाँ लेके जाते हैं, सर्विस सेंटर। वो क्या करवाते हैं, क्योंकि 1 साल में एक बार तो करवाना ही है, भले आपने कार चलाई हो या नहीं चलाई हो। तो बताओ 10,000 किलोमीटर या फिर 1 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाए। 1 साल पहले आ गया, 10,000 किलोमीटर नहीं हुआ तो भी सर्विस कराओ। कैसा एक्सपेंसेस है ये, रेवेन्यू, क्योंकि हर साल होगा। लेकिन इंजन क्या हर साल रिपेयर होता है क्या, नहीं। कैसा एक्सपेंडिचर बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, इसलिए अपना वो ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट ऑफ असेट्स। क्या हो गया, कार की लाइफ इंप्रूव हो गई हमारी, बिल्डिंग की लाइफ इंप्रूव हो गई। अगर आपने बिल्डिंग में मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क करवा के उसको फिर से क्या करवा लिया, प्रॉपर रिपेयर करवा लिया। पुरानी बिल्डिंग में होता है कि सीलन वगैरह आना शुरू हो जाती है, तो पूरी बिल्डिंग क्या करवा लेते हैं लोग, रिपेयर, कि पूरा नया प्लास्टर करवा लेंगे हम लोग, नए तरीके से क्या करवा लेते हैं, वाटर प्रूफिंग करवा लेते हैं। उसका बेनिफिट मोर देन ए ईयर मिल जाता है हम लोगों को। फिनिश। एग्जांपल सेकंड, अब इसमें मैं कुछ भी बताऊंगा, जल्दी से बता देना बेटा आप लोग। बोलना क्या है फर्स्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल है ना, जल्दी बताना क्या है फर्स्ट बेटा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड डेटर, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, पक्का। सेकंड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन मशीनरी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द फायर इन फैक्ट्री बिल्डिंग। नेक्स्ट, टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹2 लाख, कैपिटल रिसिप्ट। हाँ कभी कभार आता है पैसा, बैलेंस शीट में दिखाते ना हम इसको, पीएनएल में इनकम साइड दिखाओगे क्या, नहीं सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, क्लियर है चारों पांचों, किसी पॉइंट में डाउट है क्या। लास्ट वाला बेटा ये वाला क्लियर है, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर ड्यू टू दी लेट डिलीवरी ऑफ द गुड्स वाला क्लियर है क्या, क्या बोल रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल कंपनसेशन, जल्दी बोलो। हाँ, क्योंकि डीलिंग इन गुड्स हमारी क्या है, डे टू डे एक्टिविटी है, तो इससे रिलेटेड जो कंपनसेशन मिल रहा है ना, इस कारण से क्या बोल रहे हैं हम उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर कोई हमारा ट्रेडमार्क यूज कर रहा होता और हम केस लगाते और वहां से क्या मिलता, कंपनसेशन मिलता, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल रिसिप्ट। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है चीजों के नेचर पे, वो फैक्टर है ना हमारे सारे, उन्हीं फैक्टर पे बेसिस पे हम लोगों ने बाइफिकेशन कर रखा है पूरा। तो एक तरफ जहां कंपनसेशन वर्ड सुनता हूँ रिसीव हुआ है, मेरे दिमाग में तो ये आता है कैपिटल, नहीं। कंपनसेशन रिसीव हुआ है रिलेटेड टू क्या है वो, गुड्स, एंड गुड्स किससे रिलेट करता है, डे टू डे एक्टिविटी से रिलेट करता है, इसलिए क्या बन जाता है आपका वो, है ना, ये डीलिंग इन गुड्स इज द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, खत्म सर। कि डीलिंग इन गुड्स इज द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, इस कारण से इससे रिलेटेड जो भी कंपनसेशन मिलेगा ना, उसका नेचर भी क्या रहेगा हमारा, रेवेन्यू नेचर रहेगा। फिनिश। चलो तो ये हो गया अपना रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये लगा के लाओगे अब सारे आप, कुछ एमसीक्यूज है इसके अंदर, ठीक है। हाँ हाँ, पीडीएफ में सेंड करा दूंगा, आज ही आ जाएगा आपके में, ठीक है। टोटल अराउंड कितने हैं ये, जो नहीं बने बताना।
चैप्टर तो नहीं, टॉपिक है इसमें भी एक और, आपका सब्सिडरी बुक। हाँ सब्सिडी बुक आती है, कैश बुक, परचेज सेल्स बुक आती है आप लोगों को, 1-2 दिन लगेंगे बस, हार्डली 1 दिन में फिनिश कर दूंगा, 2 दिन लगेंगे ज्यादा से ज्यादा बस लोगों को। मुझे बताना है बस, कुछ भी नहीं है आपको पता, उसमें लेजर जैसा है पूरा, लेकिन कुछ कुछ ट्रांजेक्शन में गड़बड़ कर देते हो मामला आप, इसलिए बस देखना है उसको एक बार अपने को। देख लो भाई, फर्स्ट डिफरेंस, पर्पस, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है? एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट्स टू बी यूज्ड इन दी बिजनेस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग फिक्स असेट्स को एक्वायर करने के लिए करते हैं, और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये इनकर्ड होता है फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। डिफरेंस बिटवीन आते रहता है इसका भी, ठीक है। सेकंड, अर्निंग कैपेसिटी किससे इंक्रीज होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या रहेगी? रिमेन सेम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कभी भी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है आपकी, ठीक है। ये शायद आप पता है कॉस्टिंग में आप एफएम में पढ़ाएंगे शायद, सर होगा अगर वाले चैप्टर आपको, तो वहां शायद पढ़ पाओ आप, वेरिएबल कॉस्टिंग, फिक्स कॉस्टिंग जो होगी ना आपकी, वहां समझ में आएगा आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो वहां समझोगे आप कि कैसे फर्क पड़ता है चीजों का। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां शो करते हैं बेटा हम लोग? लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर ट्रेडिंग में कब जाएंगे? अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो कहां चले जाएंगे? P&L अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट, नेचर, नॉन रेकरिंग इन नेचर, ये हो गया रेकरिंग इन नेचर। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, एक्सपेंसेस दोनों ले लिए कि फिक्स एसेट परचेस करो वो तो ठीक है, लेकिन उसको इंस्टॉलेशन में या फिर उसमें लिख लेना आगे, उसको पुट टू यूज तक लाने का जितना भी खर्चा है। अब आप अगर राजस्थान से माल लेके आ रहे हो, मशीनरी लाने में जितना भी रास्ते में क्या लगेगा आपका? टोल टैक्स, वो भी उसमें ऐड हो जाता है कॉस्ट में। फिर लाने के बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन वाले ने चार्जेस लिए वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे। यहाँ आने के बाद इंस्टॉलेशन चार्ज वो भी ऐड हो जाएगा। और अगर उन्होंने बोला कि मशीनरी टेस्ट करने में कुछ फ्यूल हमारा बर्न हुआ, मशीनरी टेस्टिंग में कुछ रॉ मटेरियल यूज हुआ हमारा, वो तक भी हम क्या कर देते, उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हम लोग। इधर क्या लिखा हुआ है? डिप्रेशन लिखा है क्या? नहीं, डिप्रिसिएशन, ठीक है। सो हो गया ना, तो डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स्ड असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम लोग, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरा क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस में जो भी पैसा खर्च होता है ना, वो भी किसका पार्ट होता है बेटा? बोल जल्दी से, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट, रिपेयर मेंटेनेंस वाला। खत्म। इसके बाद है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे ट्रू फॉल्स, ये भी लगा लोगे क्या आप लोग? पक्का? सर हम यस तो इतनी जोर से बोलते हैं एनर्जी के साथ, है ना, वो कल आएंगे तो फिर हाथ तो हाथ नोट्स में से देख के बता देंगे आपको, ठीक है। बेटा लगा के लिया ना सच्ची, तो मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा आप लोगों से 10-10 बार। लिख के लाओगे ना तो राइटिंग अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी रहेगा आप लोगों से। तो मैं कल पूछो तो मुझे बता देना, एक भी क्वेश्चन का रिप्लाई गलत मत देना, क्योंकि सोल्यूशन पूरा दे रखा है उसके अंदर। चलो फिनिश करेंगे यहीं पे आज, ठीक है ना? हाँ कितने खुश हो गए, थैंक यू सर। 1:20 हुए, अभी कितने मिनट बचे? 10 मिनट, उसमें से 5 मिनट अभी और लूंगा मैं, ठीक है ना? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट जो आएगा एग्जीक्यूटिव में वही पूछूंगा मैं, फालतू चीज पूछ भी रहा हूं आपसे कि मुझे अकाउंटिंग की प्रोसेस बताओ, नहीं पूछते वो लोग भाई, वो टाइम पास भी नहीं करेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, बोलो जल्दी से। अरे नोट्स में क्या देखना, पढ़ तो लिया हम लोगों ने। रेवेन्यू मतलब समझते हो ना, अर्निंग, ग्रोस इनकम, टोटल इनकम, जिसमें से भी खर्च माइनस किया। तो रेवेन्यू को क्या करना? रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। तो कौन सा कंसेप्ट? कंसेप्ट कैसे पहचानोगे बेटा रेवेन्यू को? हाँ, कोई सा भी रेवेन्यू कौन सी ईयर से रिलेट करता है कैसे पता चलेगा सर? जिस भी ईयर में हम लोगों ने या तो गुड्स सेल किया है या सर्विस प्रोवाइड की है, उस ईयर से इनकम रिलेट करती है, ना कि जिस ईयर में पैसा रिसीव हुआ है। बहुत बार करंट ईयर में हम सर्विस दे देते, लेकिन लोग बाग पैसा कब देते हैं हमको? नेक्स्ट ईयर। तो क्या वो नेक्स्ट ईयर की इनकम रहेगी क्या? नहीं। कौन सी ईयर की? करंट ईयर की। बहुत बार पैसा करंट ईयर में एडवांस में मिल जाता है, सामने लेगा शादी कब है? नेक्स्ट ईयर। उसको सर्विस कब दूंगा मैं? नेक्स्ट ईयर। तो बताओ कब की इनकम है वो? नेक्स्ट ईयर की इनकम है। फिर से बोलना, बोलो आप ही बोलो, जल्दी बताओ क्या होता है? नहीं, फिर भी गलत बोले। जिस भी ईयर में, बोलो 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 साथ में, जिस भी ईयर में हमने या तो गुड्स सेल किया है या सर्विस प्रोवाइड की है, रेवेन्यू
उस ईयर से रिलेट करता है, ना कि जिस ईयर में पैसा रिसीव हुआ है। ऐसा हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई शर्म की बात थोड़ी है इसमें। कॉपी क्यों लेके बैठते हैं हम लोग, लेकिन नोट्स में तो उसकी लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन आप है ना इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, या जो आपका वो चलता है ना इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट वाली, लिखते हो इंग्लिश में लेकिन रहता हिंदी में है वो, है ना, खा लिया के जे एल आई वाई, ये उस टाइप से आप ना इस लिख लो ना, चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो उसमें लिख लो आप कि जिस भी ईयर में हमने गुड्स को सेल किया है, या जिस भी ईयर में हमने सर्विस प्रोवाइड की है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इनकम उस ईयर से रिलेट करती है, ना कि जिस ईयर में पैसा रिसीव हुआ है। क्योंकि इतना स्पेसिफिक तो जानना पड़ेगा हम लोगों को, अगर कुछ तो भी मन से बताओगे ना, मन से, दिल से, तन मन धन से, मार्क्स नहीं मिल पाएंगे भाई कुछ भी। चलो नेक्स्ट, एक तो ये अच्छा कंसेप्ट था, दूसरा था इसके बाद में, आप बताना हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है। हाँ सर, वो काम बोलता है, वो तो चुप रहता है बेचारा, बोलते तो हम है, आप बोल दो। हाँ अच्छा कौन बताता होगा, हिस्टोरिकल हो तो हिस्ट्री बताता होगा कि मुगल कब आए थे इंडिया में, किसकी वजह कॉस्ट। हाँ, जो भी असेट्स होती है ना सर हमारी, उसको हमें उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, ना कि मार्केट प्राइस पे। क्लियर है क्या। और अगर वो फिक्स असेट्स है तो जिस ईयर में परचेस की उस ईयर में कॉस्ट, और नेक्स्ट और सब्सिक्वेंट ईयर से कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन भी करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू कम भी करना है, लेकिन गलती से बढ़ा तो नहीं सकते हो कभी भी आप, मार्केट प्राइस पे लेने से मना करता है, तो ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, कि जितनी भी एसेट्स है ना, उनको उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, उनको उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट प्राइस पे। एंड व्हेन इट कम्स टू फिक्स्ड असेट्स, और जब बात आती है फिक्स्ड असेट्स की, तो इन द ईयर ऑफ परचेस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट प्राइस, एंड फ्रॉम नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ईयर इट विल बी रिकॉर्डेड एज ए कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और जब बात आती है किसकी, बोलो जल्दी से, फिक्स्ड असेट्स की, तो जिस ईयर में खरीदी उस ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट, और नेक्स्ट और सब्सिक्वेंट ईयर्स में कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। प्रूडेंस आप बता दो, प्रूडेंस क्या बोलता है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन एंटिसिपेटेड जो फ्यूचर के लिए ना, एंटिसिपेटेड इनकम और गेन को हम रिकॉर्ड नहीं करने देंगे हम आपको, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियलिटी कंसेप्ट। ये क्या होता है सर मटेरियलिटी कंसेप्ट, अभी जस्ट पढ़ा था 2 मिनट पहले मैंने। देखो मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि ऑल मटेरियल ट्रांजैक्शन शैल बी अकाउंट फॉर। जितने भी मटेरियल ट्रांजैक्शन है उनको लिखना ही लिखना है आपको, मतलब ये बोलता है ये मटेरियल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अगर आप अंबानी हो, 2000 का फैन खरीदा, भूल गए लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में क्या आपका टर्नओवर है। अंबानी जी है, अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ घूमते हैं, एयरपोर्ट पे अगर उनको कुछ खिला भी दिया 20,000 का, तो उनके लिए नॉर्मल खर्चा 20,000 रुपए, कार्ड स्वाइप किया, बोले खा लो जो खाना, क्योंकि बॉडी गार्ड तो पता खाते ही बस, बाउंसर का काम क्या दिन भर बॉडी बनाना और खाना, खा जाते वो 20,000 का खा गए, तो क्या अंबानी जी घर आके ध्यान हाथ हाथ ऐसे डायरेक्ट रखते क्या कि कितना का खा गए, नहीं ना। तो भाई अगर पैसा दे भी दिया और उसको रिकॉर्ड में नहीं भी लिया ना, तो उनके लिए वो ट्रांजेक्शन मटेरियल नहीं है। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड। आप मटेरियल ट्रांजेक्शन तो लिख कर रखो ना, आप बिल्डिंग की भूल गए लिखना, वो गलत हो जाता है। ये छोटे ट्रांजेक्शन नहीं भी लिखे जो आपके लिए मटेरियल, कौन से ट्रांजेक्शन मटेरियल नहीं होते सर, जिनसे इन्वेस्टर का, लिखो, जिनसे इन्वेस्टर का डिसीजन इन्फ्लुएंस ना हो। क्या आप लिख भी देते तो भी सामने वाला आपकी कंपनी के शेयर खरीदता ही खरीदता, आप नहीं भी लिख रहे हो तो भी शेयर खरीद रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर को 2000 से फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर इन्वेस्टर को बोलते ना आप कि सॉरी इन्वेस्टर हम आपको बताना भूल गए, हमें 200 करोड़ का एक्सपेंसेस जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अभी पागल है क्या, इनकम ही तूने 250 करोड़ की दिखाई है, 200 माइनस करेंगे तो बचा कितना 50 करोड़, मेरी एप्लीकेशन वापस कर दे, हम शेयर नहीं खरीद रहे। मतलब इन्वेस्टर के डिसीजन को क्या कर दिया उसने, इन्फ्लुएंस कर दिया। तो सर ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो इन्वेस्टर के, या ऐसे ट्रांजेक्शन जो इन्वेस्टर के डिसीजन को क्या कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे, वो सारे कौन से होते हैं, मटेरियल ट्रांजेक्शन होते हैं। और मटेरियल ट्रांजेक्शन सारे लिखना होता है हम लोगों को, ठीक है क्या बनेगा। कंजर्वेटिज्म समझ में आ गया। कंजर्वेटिज्म का नाम क्या है, प्रूडेंस है। दूसरा क्या पढ़ा बेटा हमने, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट भी क्लियर है ना, रेवेन्यू को पहचानेंगे हम। तीसरा क्या हो गया हमारा, अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है
हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते कब, जब हम उसमें एंटर हो रहे, ना कि जब तक क्या हो रहा है, उसका सेटलमेंट हो रहा हो। हमें सेटलमेंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है हम सामने वाले को सर्विस कब देंगे। शर्मा जी के यहाँ शादी तो नेक्स्ट ईयर है, पैसा एडवांस में कब लिया, करंट ईयर में। एंटर कब हो गए हम, करंट ईयर में। तो रिकॉर्ड कब करोगे, करंट ईयर में। ये जो मैं करंट ईयर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, किस बेसिस पे कर रहा हूँ, अक्रूवल बेसिस में। अगर कैश बेसिस में कर रहा होता ना, तो शर्मा जी के यहाँ शादी तो कब है, नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर क्या करता है, फिर उसको मैं रिकॉर्ड करता है। लेकिन जो एडवांस अमाउंट देके गए उसको किसी तो नाम से लिखना पड़ेगा। तो इनकम रिसीव इन एडवांस रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग उस अमाउंट को, कि भाई एंटर हो गए, रिकॉर्ड करो। भले इस साल की इनकम, इनकम तो उसको नेक्स्ट डे की मानेंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं किस बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे हमारे सारे। हो गए कंसेप्ट क्या, मनी मेजरमेंट तो सिंपल है। ओनली दोस ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड, only those transaction can be recorded in our books of account that can be measured in terms of money। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और क्या बच्चा भाई, अच्छा कंसेप्ट, अक्रूवल तो हो गया ना, ड्यूल एस्पेक्ट, अरे वो तो खत्म है, तो सब कर देंगे। डेबिट ट्रांजेक्शन ऐसे टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट, कुछ नहीं बस उसमें तो नेक्स्ट। हाँ क्या नाम उसका, नाम बताओ, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या नाम बेटा, गोइंग कंसर्न। इसमें क्या होता है कि हम जब ट्रांजेक्शन में एंटर होते हैं तो ये मान के चलते हैं कि बिजनेस जो हमारा कंटिन्यू रहने वाला है, उसको वाइंड अप करने का कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट और पढ़ा है, एंटिटी, ऑनर, दोनों को सेपरेट करते हैं। और जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो इसमें ये लिखना है बस आपको कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है कि हर बिजनेस की क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। ठीक है, मतलब एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस शैल बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट, है ना। आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या मेंटेन रखो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, सो दैट आप क्या कर पाओ, कंपैरिजन कर पाओ। तो इसमें क्या लिखोगे आप, एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस, उसको क्या करते हैं हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग ईयर्स में। और फिर जो भी उनका परफॉर्मेंस निकल के आता है ना इंडिविजुअल ईयर्स का, उनको क्या कर पाते हैं, इजीली हम कंपैरिजन कर पाएंगे। हमें समझ आ जाएगा कि कहाँ काम करने की रिक्वायरमेंट है फॉर द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस, फॉर इंक्रीज इन रेवेन्यू, ठीक है ना, फॉर डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, कि कैसे खर्चे कम करना है, कहाँ पैसा बढ़ाना है, कैसे रेवेन्यू बढ़ेगा हमारा, वहाँ हेल्प करता है आप लोगों को डिसीजन लेने में। इतने सारे कंसेप्ट से फिर से पूछूंगा एक बार, आप अच्छे से पढ़ लेना। रही बात टर्मिनोलॉजी की, नहीं टर्म्स डायरेक्ट नहीं पूछते, वो इसलिए पढ़ाई बेटा मैंने आपको क्योंकि बहुत टाइम हो गया था आपका पढ़ा हुए, इसलिए बहुत बेसिक से उठा रहा हूँ अकाउंट्स को, ताकि जब हम बड़े क्वेश्चन सोल्व करें तो जहाँ वर्ड आए एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, एंटिटी, ये वो, परचेस, ट्रांजेक्शन, तो दिमाग घूमना नहीं चाहिए, है ना। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो इस चीज को लेके कि हाँ यार ये बोल रहे मतलब इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलो आज का सब आप यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे हम लोग। लेकिन आप पढ़ के आओगे, प्लीज पढ़ के आना आप लोग, है ना, ऐसे डेली बेसिस मत आओ। लास्ट क्लास कब रहेगी आप लोगों की आज, हाँ 3:30, 3:30 बाद फ्री रहते हो ना घर जाने के बाद, तो 1 घंटा सो जाओगे, 2 घंटा सो जाओगे, कितना सोओगे घर जाने के बाद, फिर तो पढ़ सकते हो आराम से। तो डेली जितना पढ़ा रहे ना उतना पढ़ के आ जाए करो, वो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए ही अच्छा है भाई।